एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रेस्ट डिजीज़ के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था मेस्टेल्जिया। सेकंड पॉइंट है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़। तो ये सेकंड डिजीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फाइब्रोसिस्टिक जो ब्रेस्ट का डिजीज़ है, ये मोस्ट कॉमन बिनाइन लीजन है। ये जनरली 20 to 50 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है। ओके, 20 to 50 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। ओके, एटियोलॉजी इज़ नॉट नॉन। इसका एटियोलॉजी जो होता है, कारण, एटियोलॉजी मीन्स की जो कॉज है इसका, वो अभी तक पता नहीं है कि ये किन किन कारणों से होता है। ओके, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसके कारण ये हो सकता है। इसका एक कॉज स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर वुमेन ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी तो उसका भी, स्ट्रेस का भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से भी फाइब्रोसिस्टिक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजिकली फाइब्रोसिस्टिक मास को एडिनोसिस, फाइब्रोसिस, डक्टल एपिथेलियल प्रोलिफरेशन एंड पैपिलोमिटोसिस की विशेषता है। ओके, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लोकलाइज्ड एंड सेकंड होता है डिफ्यूज्ड। फर्स्ट होता है लोकलाइज, सेकंड होता है डिफ्यूज। ओके, इसकी वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो 70% आर नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स होते हैं। ओके, प्रोलिफरेटिव लीजन में से ओनली फ्यू 4% सेल्यूलर टाइप या प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है, लाइक 5 गुना समझ लेंगे। ओके, रिस्क फैक्टर हैं न्यूली पैरी और डिलेड मेनोपॉज। ओके, न्यूली पैरी और डिलेड मेनोपॉज, ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी कि इनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। पेशेंट इसमें प्री मेनोपोजल होते हैं। प्री मेनोपोजल यानी कि अभी मेनोपॉज नहीं हुआ रहता है, तो उसके पहले के जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम के क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड से, यानी कि हमने देखा कि मेनोपॉज से पहले की जो विमेन हैं जिनको अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है, यानी कि उनका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो स्टॉप नहीं हुआ है, तो उनके एज में ज़्यादातर ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है तो उससे पहले जो पेन होता है, ये ब्रेस्ट का जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे भी पेन रहता है, और उस टाइम पे भी पेन रहता है, और उसके बाद भी पेन रह जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी पेन रहता है, यानी कि सुस्त, हल्का हल्का सा पेन रहता है, कभी सुस्त हो जाएगा, कभी हल्का हल्का सा रहेगा, कभी थोड़ा ज़्यादा पेन होने लगेगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह का पेन लगातार बना रहता है, पेन वो कभी ख़त्म नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, थ्रू नोड्यूलर एरिया को फील किया जाता है। नोड्यूलर फील जो करते हैं हम, तो ये लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड लम्प से मिलते जुलते रहते हैं। ओके, ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले ये प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि ये ऊपर से भी ऐसे पाल्पेट करने पे या फिर ऐसे देखने पे ये दिखाई देते हैं। ओके, पता चलता है कि इसमें मैलिग्नेंसी है, जो ये नोडुलर हुआ है इसमें मैलिग्नेंसी है, तो वो भी चिंतित हो जाते हैं, यानी कि वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी चिंता होने लगती है, स्ट्रेस में होने लगते हैं कि इसमें मैलिग्नेंसी आ गई। तो मैलिग्नेंसी मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कि अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और बेनाइन ट्यूमर होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सही है और कौन सा कैंसर का कारण है। ओके, नेक्स्ट, इसमें पाल्पेशन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी इज हेल्पफुल टू एक्सक्यूट मैलिग्नेंसी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने जिक्र किया मेमोग्राफी का। अल्ट्रासाउंड आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। मेमोग्राफी क्या होता है, तो मेमोग्राफी मैं बता चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि मेमोग्राफी क्या होता है। नेक्स्ट, इसमें हम देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ का। एश्योरेंस एंड री एग्जामिनेशन एट इंटरवल। ओके, कि अपना इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन एट इंटरवल। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स जब हो गया है, ब्रेस्ट डिजीज़ हो गया है, तो उस टाइम पे क्या करना है
कि रेगुलर यानी कि रेगुलर इंटरवल पे कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ टाइम पे, यानी कि 1 मंथ या 1 मंथ के बीच में भी 15 डेज या 1 मंथ 2 मंथ, इस टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे चेकअप कराते रहें। ओके, नेक्स्ट है इसमें टू वेयर अ वेल फिटिंग ब्राउजर डे एंड नाइट। ओके, इसमें क्या करना है कि वेल फिटिंग यानी कि जो आपका साइज़ है उस साइज़ का, ना तो लूज ना ज़्यादा फिटिंग। ओके, एकदम वेल फिटिंग यानी कि जो आपका परफेक्ट साइज़ है उस साइज़ का आप ब्रा पहने डे एंड नाइट, रात में भी पहनना है और दिन में भी पहनना है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हो गया एसिटामिनोफेन और NSAIDs में बी हेल्पफुल। ओके, ये ड्रग्स है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द इंटेक ऑफ थाइलेक्सिन लाइक कॉफ़ी, टी, चॉकलेट, टोबैको, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। ओके, नेक्स्ट है इसमें 400 mg डेली में भी हेल्पफुल। ओके, तो ये सारा ट्रीटमेंट हो गया, और भी बहुत सारे मेडिसिन इसमें आते हैं, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए, जो जितना हमें पढ़ना है उसके लिए इतना काफ़ी होगा। तो मैं फिर से बता रही हूँगी, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैंने जो ये मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो भी बताया है, तो अगर ये प्रॉब्लम है आपको तो आप ये कर सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं जाकर के हॉस्पिटल में, और ये जो ब्रा मैंने बोला कि डे एंड नाइट पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट इसमें ये चॉकलेट, कॉफ़ी वगैरह ये बंद कर सकते हैं, बट ऐसा मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रही। ओके, ये मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, मैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उसमें जब भी हम कोई डिजीज़ पढ़ते हैं तो उसमें मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें हमें लिखना होता है, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। इसमें से पढ़ के, इसको वीडियो को देख करके कोई भी ये मेडिसिन यूज़ ना करना। ओके, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं। ओके, ये आपके लिए बेटर होगा। सिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़, तो ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, वो मैं कमेंट में बता दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।